क्या कभी इस बात पर गहराई से ध्यान गया है कि जब कोई व्यक्ति पहले बार साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में संतुलन बनाना कितना असंभव सा लगता है। मतलब बार बार गिरना, डगमगाना और फिर अचानक कुछ दिनों बाद शरीर अपने आप बिना सोचे ही संतुलन बना लेता है। हाँ, और असल में ये कोई चमत्कार नहीं है। ये अधिगम यानी लर्निंग की एक बहुत ही जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी अधिगम की गहराई में उतरना है। हम समझेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके कौन-कौन से चरण हैं, और जब सीखने की गति अचानक रुक जाती है तो शिक्षण या टीचिंग इसे कैसे प्रभावित करता है। खैर, इस विषय के परिचय के बाद ये अनिवार्य है कि वीडियो को लाइक करें। ये अधिगम का विषय वास्तव में मानव जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार है। ये केवल विद्यालय की चारदीवारी या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला अनुभव है। इस चर्चा के माध्यम से इन तथ्यों को क्रमानुसार समझना एक बहुत ही समृद्ध अनुभव होने वाला है। एकदम। और इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें शुरुआत अधिगम के मूल अर्थ से करनी होगी। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो स्पष्ट करती है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन, हर पल अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता ही रहता है। बिल्कुल। और वो इन परिस्थितियों से सीखता है। इसके परिणाम स्वरूप वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को सीखना कहा गया है। अगर इसे सबसे सरल शब्दों में पिरोया जाए तो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। जी, ये तथ्य अधिगम की निरंतरता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये एक ऐसा निरंतर चलने वाला अनुकूलन है जो हर नई परिस्थिति के साथ व्यक्ति के व्यवहार को एक नया आकार देता रहता है। एकदम सही। अब इस अनुकूलन को और अधिक गहराई से समझने के लिए सामग्री में कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है। उनका स्पष्ट कहना है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। गिलफोर्ड की ये बात साबित करते हैं कि इंसान का व्यवहार शून्य में नहीं बदलता, बल्कि यह एक व्यवहार का दूसरे व्यवहार से टकराकर नया रूप लेने की एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये व्यवहारों की एक श्रृंखला है। इसके बाद स्किनर की परिभाषा आती है जो एक अलग आयाम प्रस्तुत करती है। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ ये उत्तरोत्तर सामंजस्य यानी प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उत्तरोत्तर शब्द पुष्ट करता है कि सीखना रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। यह एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रगति है, जहाँ व्यक्ति धीरे धीरे अपना तालमेल बेहतर करता है। एकदम। वह बदलती परिस्थितियों के साथ कदम दर कदम खुद को एडजस्ट करता है। इसके बाद क्रो एंड क्रो की परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब इसमें केवल तथ्यों को याद करना ही शामिल नहीं है। आदतें जो हम रोज करते हैं और अभिवृत्तियां यानी हमारा दृष्टिकोण, इन सबका अर्जन ही अधिगम है। जी हाँ, इन तीनों का समग्र विकास। और चौथी परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार सीखना नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसमें नए ज्ञान के साथ साथ नई प्रक्रियाओं पर भी बल दिया गया है। वुडवर्थ की ये नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं वाली बात बिल्कुल एक विद्यार्थी द्वारा कोई नई आदत अर्जित करने के समान लगती है। जैसे जब कोई विद्यार्थी पहली बार लिखना सीखता है तो वह केवल भाषा नहीं सीख रहा होता, बल्कि उंगलियों से कलम पकड़ने की एक पूरी नई शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया को अपना रहा होता है। यह सचमुच एक नई आदत का जन्म है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो इन परिभाषाओं से अधिगम का जो अर्थ सामने आता है वो हमें इसकी विशेषताओं की ओर ले जाता है। सामग्री में अधिगम की कुल 8 प्रमुख विशेषताएं क्रमानुसार बताई गई हैं। पहली विशेषता वही है जिसकी हमने अभी बात की कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। बिल्कुल। दूसरी विशेषता यह है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी ये सिर्फ इंसानों तक या किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। और चौथी विशेषता यह है कि सीखना कुशलतादायक है। ये शुरुआती विशेषताएं बहुत मजबूती से स्थापित करती हैं कि अनुकूलन और सार्वभौमिकता के कारण ही हर प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार सीख रहा है।
एकदम सही। अब पांचवी विशेषता देखते हैं। वो है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, जो गिलफोर्ड की परिभाषा से बिल्कुल मेल खाता है। छठी विशेषता है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब बिना उद्देश्य के ये नहीं होता। जी, बिना किसी लक्ष्य के मस्तिष्क ऊर्जा नहीं लगाता। हाँ, सातवीं विशेषता है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। और आठवीं तथा अंतिम विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। ये जो सक्रियता वाली बात है, ये बहुत स्पष्ट कर देती है कि सीखने वाले का पूरी तरह से जागृत होना और मानसिक रूप से उपस्थित होना सबसे बड़ी शर्त है। बिल्कुल। और इसी सक्रियता को समझने के लिए सामग्री तुरंत उन कारकों को गिनाती है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये भी 8 कारक हैं। पहला कारक है बालक की योग्यता, दूसरा है निश्चित उद्देश्य और तीसरा कारक है परिपक्वता। हाँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे को उसकी परिपक्वता के स्तर से ऊपर की चीजें नहीं सिखाई जा सकती। एकदम। इसके बाद बाहरी कारक आते हैं। चौथा है परिवार, पांचवा है समाज और छठा है वातावरण। ये तय करते हैं कि सीखने का माहौल कैसा है। सातवां कारक है शिक्षक का व्यवहार और आठवां सबसे महत्वपूर्ण कारक है सीखने की इच्छा। इन विशेषताओं में सक्रियता और कारकों में सीखने की इच्छा का होना ये पूरी तरह से साबित करता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें छात्र का अपना मन और उसकी भागीदारी शामिल होना अत्यंत जरूरी है। इसके बिना कोई भी बाहरी वातावरण काम नहीं आ सकता। बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष निकाला है। अब देखिए, क्योंकि ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है और इतने सारे कारकों पर निर्भर करती है, तो इसकी गति हमेशा एक समान तो रह नहीं सकती। गति को मापने के इसी तरीके को अधिगम वक्र कहा गया है। हाँ, जिसे ग्राफ के माध्यम से देखा जाता है। जी, सामग्री में इसकी परिभाषा दी गई है कि जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता को ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। इसमें न्यूनता, अधिकता या शून्य स्थिति को देखा जा सकता है। ये प्रगति को मापने का बहुत ही प्रभावी दृश्य माध्यम है, जहां प्रवाह और रुकावटें साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। इसके बाद 4 प्रकार के वक्रों को क्रमानुसार समझाया गया है। पहला है सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की गति हमेशा एक समान होती है। ग्राफ पर ये एक सीधी रेखा के रूप में आगे बढ़ता है। असल में ये सरल रेखीय वक्र एक अत्यंत आदर्श स्थिति लगती है। वास्तविक जीवन में बिना किसी थकान या रुकावट के एक समान गति से सीखते रहना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। हाँ, व्यवहारिक जीवन में ऐसा कम ही होता है। इसीलिए दूसरा प्रकार है उन्नतोदर वक्र। इसे एलिवेशन कर्व भी कहते हैं। इसमें शुरू में सीखने की गति बहुत तेज होती है, लेकिन उच्चतम बिंदु के बाद गति धीमी होना शुरू हो जाती है। अंत में ग्राफ नीचे की ओर झुकने लगता है। ये उस सामान्य स्थिति को दर्शाता है जहां कोई नया काम शुरू करने का उत्साह बहुत अधिक होता है। शुरुआत में सब तेजी से समझ आता है, लेकिन समय के साथ थकान या जटिलता बढ़ने पर प्रगति अपने आप धीमी पड़ने लगती है। बिल्कुल। अब तीसरा प्रकार है नतोदर अधिगम वक्र, जो पिछले वाले से एकदम उल्टा है। इसमें शुरुआत में सीखने की गति बहुत धीमी होती है और फिर धीरे धीरे तेज होकर यह उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है। ये तो किसी बहुत ही कठिन विषय को समझने के संघर्ष जैसा है। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता और गति धीमी रहती है, लेकिन एक बार बुनियादी बातें पकड़ में आ जाएं तो अचानक सब स्पष्ट होने लगता है और प्रगति बहुत तेजी से ऊपर जाती है। एकदम सही पकड़ा। और चौथा प्रकार है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू और अंत दोनों में सीखने की गति तेज या धीमी कुछ भी हो सकती है। ये असल में उन्नतोदर और नतोदर दोनों वक्रों का मिलाजुला रूप है। ये मिश्रित वक्र निस्संदेह सबसे अधिक यथार्थवादी है। सीखने की लंबी यात्रा में कभी चीजें आसान लगती हैं तो गति तेज होती है और कभी नई चुनौती आने पर धीमापन आ जाता है। जी हाँ। अब वक्र के बाद सामग्री में अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेट्यू को समझाया गया है। यह वो स्थिति है जहां सीखने की गति पूरी तरह से रुक जाती है। इस अवस्था में ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति। गति बिल्कुल शून्य हो जाती है और ग्राफ एकदम सपाट हो जाता है। ये पठार की स्थिति एक छात्र के जीवन का वो सबसे कठोर यथार्थ है, जहां बहुत मेहनत करने के बाद भी ग्राफ एकदम सपाट हो जाता है। घंटों पढ़ाई करने के बावजूद कुछ समय के लिए कोई भी नई प्रगति या विकास नजर नहीं आता। बिल्कुल। और जब ये पठार की स्थिति आती है, जब गति शून्य हो जाती है, तब शिक्षण यानी टीचिंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत के अनुसार शिक्षण के स्तर ही सीखने वाले को इस पठार से बाहर निकालकर आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है।
जब छात्र स्वयं प्रयास करके थक जाता है, तब शिक्षण के ये स्तर उस रुके हुए वक्र को एक नई दिशा प्रदान करते होंगे। एकदम से। सामग्री में शिक्षण के 3 स्तरों को क्रमानुसार विस्तार से बताया गया है। पहला और सबसे निचला स्तर है स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल। ये हर्बर्ट द्वारा दिया गया था। इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने और रटने पर बल दिया जाता है और ये मुख्य रूप से छोटी कक्षाओं के लिए होता है। हाँ, छोटी कक्षाओं में बच्चों को अक्षरों या पहाड़ों से परिचित कराते समय तर्क से ज्यादा उन बुनियादी तथ्यों को ज्यों का त्यों याद रखना ही प्राथमिक लक्ष्य होता है। बिल्कुल। इस स्तर की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान। इसके साथ ही हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी दी गई है, जिसके 5 पद हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध, चौथा समन्वयीकरण या निष्कर्ष और 5वां है प्रयोग या अभ्यास। हर्बर्ट की ये पूरी पंचपदी प्रणाली और ये अवस्थाएं किसी इमारत की जमीन तैयार करने के समान है। यहाँ बुनियादी जानकारियों को मस्तिष्क में व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बन सके। एकदम सटीक बात कही। और जब ये आधार बन जाता है तो दूसरा स्तर आता है समझ या बोध स्तर, जो मॉरिसन ने दिया था। ये स्मृति से ऊंचा है। इसमें रटने की बजाय समझने पर बल दिया जाता है ताकि ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग किया जा सके। ये जानकारी को केवल रटने से आगे बढ़कर उसे वास्तविक जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में लागू करने वाली बात है। जी। और अंत में तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर आता है चिंतन स्तर, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। इस स्तर में मानसिक शक्तियों के विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। इसमें छात्र नियम और सिद्धांत जानकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है और अपने निष्कर्ष निकालता है। ये पूरा घटनाक्रम एक छात्र की यात्रा के रूप में बहुत अद्भुत है। कैसे बचपन में छोटे बच्चे केवल रटते हैं, जो स्मृति स्तर है, फिर नियमों को समझते और लागू करते हैं, जो बोध स्तर है, और अंततः स्वयं विचार करके निष्कर्ष निकालते हैं, जो ये चिंतन स्तर है। बिल्कुल। तो आज हमने अधिगम की इस पूरी यात्रा का क्रमानुसार विश्लेषण किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली इस प्रक्रिया का अर्थ, विद्वानों की परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक देखें। फिर हमने अधिगम वक्र और उस शून्य अवस्था वाले पठार को समझा। और अंत में शिक्षण के उन 3 स्तरों स्मृति, बोध और चिंतन स्तर की प्रगति को जाना। इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। अधिगम की पूरी यात्रा का असली लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना या रटना नहीं है। असल में इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य शिक्षण के उस चिंतन स्तर तक पहुंचना है, जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचार कर सके और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सके। एकदम सही। और इसी के साथ आज की विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। यह सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन में अधिगम के किस स्तर पर खड़े हैं। क्या हम सिर्फ सूचनाएं रट रहे हैं या स्वतंत्र चिंतन की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं? इस विचार के साथ हम आज विदा लेते हैं।